Hello everyone. Today's chapter is the French Revolution Class 9 History Part 4 and topic will be the outbreak of revolution. इसका मतलब होता है क्रांति की शुरुआत. बच्चों हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया था व्हाट वर द रीजंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज जरूर से जरूर देख लीजिए, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. यस, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था कि राजा को क्या हो रहा है, राजा को डेली एक्सपेंसेस के लिए, डेली खर्चे करने के लिए भी पैसा नहीं है. यानी डेली खर्चा कौन सा है भाई, राजा के दरबार में बहुत सारे लोग काम करते हैं और इसके अलावा जो आर्मी है, फौज है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और वर्साइल्स में सुंदर सुंदर महल बने हुए, उनका खर्चा उठाने के लिए भी राजा के पास पैसा नहीं है. तो राजा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा ऑप्शन है, टू इंक्रीज टैक्स. और जो पुराना सिस्टम है वहां पर, यानी कि ओल्ड रिजीम का मतलब समझ लीजिएगा बच्चे. ओल्ड रिजीम का मतलब होता है जो 1789 से पहले जो सोसाइटी है और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको ओल्ड रिजीम कहा जाता है. फिर से समझ लीजिएगा, द मींस इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी बिफोर 1789 से पहले जो सिस्टम है फ्रांस में उसको हम कहते हैं ओल्ड रिजीम, मींस पुराना राजतंत्र. बिफोर 1789 से पहले, क्योंकि 1789 के बाद सिस्टम है चेंज हो जाता है, तो इसलिए 1789 से पहले जो इंस्टीट्यूशन थे, जो सोसाइटी है, उसको हम कहते हैं ओल्ड रिजीम. ओल्ड रिजीम के अनुसार क्या है, किंग अलोन कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स, यानी कि राजा अकेला टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता. राजा को ये पावर नहीं है कि अकेला डिसीजन ले ले टैक्स बढ़ाने का. तो उसको डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुराने सिस्टम के अनुसार यदि राजा टैक्स बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी. किसकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसको स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी. He has to hold a meeting of स्टेट्स जनरल. स्टेट्स जनरल क्या है, याद रखिएगा बच्चों, ये है पॉलिटिकल बॉडी. क्या बताया मैंने, स्टेट्स जनरल क्या है, इट इज ए पॉलिटिकल बॉडी. इसमें कौन लोग होते हैं, जो 3 स्टेट है, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. स्टेट है, इसके कितने आदमी जाते हैं, स्टेट जनरल में 300 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं. और सेकंड स्टेट से कितने मेंबर जाएंगे, कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, स्टेट जनरल में 300. थर्ड स्टेट से है वो जाएंगे 600 मेंबर्स, यानी कि फर्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे 300, सेकंड स्टेट से जाएंगे 300 और थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो होंगे 600. इस प्रकार से टोटल इसमें 1200 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इन सभी को मिलाकर के बनता है स्टेट्स जनरल. और राजा को कभी भी टैक्स बढ़ाना होता है तो राजा अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है. उसको टैक्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इसकी मीटिंग बुलाना पड़ेगा. किसकी मीटिंग, स्टेट्स जनरल की मीटिंग उसको बुलानी पड़ेगी. तो इसके लिए जो लास्ट जो मीटिंग बुलाई थी वो बुलाई गई थी 1614 में. 1614 से लेकर 1789 आ गया, अभी तक कोई स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बुलाई है. देखिएगा लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी, 1614 में बुलाई गई. अब देखिएगा अभी किंग डिसाइड कर लेता है ओके मीटिंग बुलाना है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है. ये मीटिंग बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है, 5 मई 1789 को वर्साइल में. वर्साइल कहां पर है, पेरिस से 20 किलोमीटर दूर, जहां पर वर्साइल्स में मैंने पहले वाले जो पार्ट थे वीडियोस उसमें बताया था, वर्साइल्स में बहुत ही सुंदर सुंदर महल बनाए थे. किसने बनाए थे, लुई 14 ने बनाए थे. ठीक है ना, तो वहां पर ये मीटिंग बुलाई जाती है 5 मई 1789 को. अब देखिएगा सीटिंग पोजीशन देखिएगा, बड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. देखिएगा किंग कहाँ बैठेगा, किंग कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है. हमेशा किंग तो यहाँ पर बैठता है बीच में, अब उनकी जो भी यानी कि सिंहासन होता है यहाँ पर बैठ गया. ठीक है, और फर्स्ट स्टेट के मेंबर इस साइड में बैठ गए. देखो फर्स्ट स्टेट के मेंबर से इस साइड में बैठ गए, सेकंड स्टेट्स के मेंबर इस साइड में बैठ गए, थर्ड स्टेट्स के मेंबर को अलाउड नहीं है बैठना. दे हैव टू स्टैंड बिहाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेट के मेंबर को क्या है, अलाउड ही नहीं है. यानी कि ये जो मीटिंग बुलाई है किंग ने, थर्ड स्टेट के मेंबर कैन नॉट सिट. उनको क्या करना होता है, इनको फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो मेंबर बैठे हैं इनके पीछे खड़ा होना है. सी, और नेक्स्ट क्या है, पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस है, वीमन, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हॉल.
इस हॉल के अंदर जो किसान लोग हैं, आर्टिसंस लोग हैं, वीमेन हैं, इनको अलाउड नहीं है मीटिंग में जाना। और क्या किया इन लोगों ने, क्या किया, जो किसान हैं, औरतें, आर्टिसंस, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने 40,000 लेटर्स दिया किनको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। इन 40,000 लेटर्स में क्या लिखा था, इन्होंने अपनी डिमांड लिखी थी, इन्होंने अपनी शिकायतें लिखी थी और अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोला था कि राजा को ये बोलना, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी शिकायतें हैं जो कि दूर कीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये 40,000 लेटर्स किनको देते हैं, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, मीटिंग बुला ली जाती है, मीटिंग स्टार्ट होती है। एक थोड़ा सा वोटिंग सिस्टम और समझ लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल है। वोटिंग सिस्टम क्या है, देखो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 3 स्टेट्स आर देयर। तो वोटिंग सिस्टम कैसा था, यानी कि 3 वोट डाले जाएंगे। फर्स्ट स्टेट में लोग कितने हैं, 300, लेकिन वोट एक ही काउंट होगा। सेकंड स्टेट में मेंबर्स कितने हैं, 300, वोट कितने काउंट होंगे, एक ही वोट होगा। थर्ड स्टेट में मेंबर कितने हैं, 600, वोट कितने काउंट होंगे, एक ही वोट काउंट होगा। तो इसका मतलब क्या, आज सिस्टम कैसा, वोटिंग सिस्टम कैसा, जैसे मैंने वोट डाला तो मेरा एक ही वोट काउंट होगा, यदि और दूसरे व्यक्ति ने वोट डाला तो कितने वोट काउंट होंगे, एक ही वोट काउंट होगा। यानी ईच इंडिविजुअल हैज 1 वोट, एवरी पर्सन हैज 1 वोट। लेकिन यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है। कैसा सिस्टम है, यानी कि ईच स्टेट हैज ओनली 1 वोट, और टोटल कितने वोट डाले जाएंगे, टोटल 3 वोट डाले जाएंगे, यानी कि एक स्टेट का एक वोट काउंट होगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब भी कभी मीटिंग होती थी तो क्या होता था, राजा को टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ जाता था। क्यों था, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले जो वोट डालते थे, ये दोनों फेवर में वोट डाल देते थे। तो फेवर में वोट डालने से क्या होता था, यानी कि राजा टैक्स बढ़ा देता था, राजा का प्रपोजल था वो पास हो जाता था, है राजा का 2 वोट मिल जाते तो उसके अगेंस्ट में एक ही वोट जाता था। और ये वोट क्यों डालते थे, राजा के फेवर में क्यों डालते थे, क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इनको टैक्स से छूट मिली हुई है। इनको ये जो कौन है, क्लर्जी है, ये नोबिलिटी है, दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्स। सो ये क्या कहते थे, हमेशा राजा के फेवर में वोटिंग करते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, थर्ड स्टेट के मेंबर डिमांड करते हैं कि ये वाला जो वोटिंग सिस्टम है इसको चेंज किया जाए। और वोटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव 1 वोट। ये इन्होंने प्रोपोजल रखा, किन्होंने रखा, थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने बोला ये वाला पुराना वोटिंग सिस्टम है, ये ठीक नहीं है, हर व्यक्ति को 1 वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद वोटिंग होनी चाहिए। राजा ने, किंग लुईस 16, कौन मीटिंग कंडक्ट करता, लुईस 16 ने इनका जो प्रोपोजल था ये रिजेक्ट कर दी। राजा ने बोला कि नहीं, वोटिंग पुराने सिस्टम से ही होगी। इन्होंने बोला कि नहीं, वोटिंग में नया सिस्टम होना चाहिए। तो राजा ने रिजेक्ट कर दिया इनका प्रोपोजल। तो रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, थर्ड स्टेट के मेंबर से वॉकआउट करते हैं और यानी कि बाहर आ जाते हैं। वॉकआउट का मतलब आता है यानी कि ये विरोध करके, इस मीटिंग का विरोध करके सारे बाहर आ जाते हैं, बोला हमें मीटिंग नहीं अटेंड करनी। और इसके बाद क्या करते हैं, और वो कहते हैं वी आर स्पोक्समैन ऑफ फ्रांस, हम पूरे फ्रांस के स्पोक्समैन है, प्रवक्ता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि वी आर रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, हम ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। और इनकी संख्या कितनी है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। तो वी आर स्पोक्समैन ऑफ फ्रांस। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम 20 जून 1789 को दोबारा से इकट्ठा होंगे। और फिर क्या होता है, तो ये लोग जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, once again assemble on 20th June 1789 in hall of indoor tennis court in Versailles। ध्यान रखिएगा कहाँ इकट्ठा होते हैं, हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट वर्साइल में। यहाँ पर एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है, वहां पर इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद ये क्या करते हैं, ये कसम उठाते हैं कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाह रहे हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद राजा की शक्तियों पर क्या हो जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दे विल लिमिट द पावर ऑफ द किंग, राजा की शक्तियों को लिमिट कर देंगे, कम कर देंगे। और राजा लुईस 16 नहीं चाहता है कि उसकी शक्तियां कम हो। सो इन दिस वे व्हाट हैपन, सो एंड ये जो डिक्लेयर करते हैं, द थर्ड स्टेट के मेंबर डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली,
याद रखो क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। हम क्या नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली क्या होती है, पार्लियामेंट होती है जो कानून बनाती है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि वी आर नेशनल असेंबली। और यहां पर लीडर्स देखिएगा, इन सभी को लीड करने वाले 2 लीडर्स होते हैं, और वो लीडर्स भी थर्ड स्टेट के मेंबर नहीं होते। देखिए कौन है, एक तो है मीराबियो। मीराबियो कौन है, नोबल मैन है, नोबिलिटी से बिलोंग करता है, लेकिन ये पुराना सिस्टम को पसंद नहीं कर रहा, प्रिविलेज वगैरह को पसंद नहीं करता, इनको लीड कर रहा है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, ये इनको लीड कर रहा है। नेक्स्ट है अबेसियस। अबेसियस कौन है, ये प्रीस्ट है, ये भी पुराने सिस्टम को विश्वास नहीं करता है। और इस प्रकार से ये 2 व्यक्ति हैं जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर ही नहीं, ये लीड कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है जो अबेसियस है, इन्होंने एक पेम्पलेट भी यानी कि लिखा है, उसका नाम है व्हाट इज थर्ड स्टेट। इस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।